ज्ञानियों की भूमि, ऋषियों की भूमि, सिद्धों की भूमि, संतों की भूमि और वैज्ञानिकों की भूमि रही है। इस देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को वो सिद्धांत दिए जिस पर दुनिया आज तक खोज कर रही है। ये भारत देश के लिए गौरव की बात है और ये भी हकीकत है कि भारत देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ये आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को इस बात को सुनकर के हंसी आती है। ये बात उपहास जैसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों को या हम लोगों को भारत देश का सही इतिहास नहीं बताया गया। हमको जो इतिहास बताया गया वो सारा का सारा इतिहास विदेशी लोगों के द्वारा, विधर्मी लोगों के द्वारा या उनके द्वारा खरीदे हुए भाड़े के टट्टुओं के द्वारा लिखा गया है। उस इतिहास के अंदर भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं और ना कोई स्थान उनको मिला है। आज मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ एक भारत देश के इतने बड़े महान वैज्ञानिक के विषय में जिसको दुनिया भूल चुकी है। और मुझे दुख होता है जिस वैज्ञानिक ने दुनिया को उड़ने के लिए पर दिए थे, पंख दिए थे, आज वही दुनिया से विलुप्त हो गया। हम धर्मयुद्ध के माध्यम से ऐसे महान वैज्ञानिकों के विषय में, देशभक्तों के विषय में समय समय पर नई नई खोज लेकर के, नई नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, भारतीयता से जोड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ध्येय है, मकसद है। हम चाहते हैं कि भारतीयता, भारतीय संस्कृति जन जन तक व्याप्त होनी चाहिए। तो आज आप लोगों को इसी धारा से जोड़ते हुए एक महान वैज्ञानिक के विषय में बात करूँगा जिसको भारत देश का ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता और जिनको एक षड्यंत्र के तहत पीछे किया गया है, इतिहास से हटाया गया है। हमारे भारत देश का इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे इतिहास के जो गौरवशाली पृष्ठ थे, उन गौरवशाली पृष्ठों को चुन चुन करके नालायक लोगों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने, विधर्मी लोगों ने, विदेशी लोगों ने जानबूझ करके एक एक पृष्ठ को अलग किया है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले विमान उड़ाने वाले एक महान वैज्ञानिक के विषय में। हालांकि यदि मैं इस बात को बोलूँगा तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले विमान किसने उड़ाया तो आप लोग सब जानते हैं कि राइट बंधु ने उड़ाया। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। सबसे पहला विमान उड़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति था, कोई वैज्ञानिक था, तो ये गौरव की बात है कि वो हिंदुस्तानी था, भारतीय था और उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वो जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई में वो चित्रकला के एक बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने वैदिक स्टडी के माध्यम से वेदों पर रिसर्च करके और वैदिक सूत्रों को लेकर के भारतीय साहित्य को जान करके एक ऐसे विमान की रचना सन 1895 में कर दी थी और करी नहीं थी। दुनिया के सामने उन्होंने हजारों लोगों की उपस्थिति में बम्बई की चौपाटी पर, और वहाँ सामान्य लोग नहीं थे, उस समय बम्बई हाई कोर्ट के जो जज हुआ करते थे महादेव गोविंद रानाडे और बड़ौदरा के राजा श्रीमान सयाजीराव गायकवाड़ जैसे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बम्बई की चौपाटी पर यह सफल परीक्षण एक मानव रहित विमान बना करके, जिसका नाम था मरुत्सखा, और वो विमान कोई सामान्य नहीं था, वो मानव रहित विमान था जो बिना पायलट के चल रहा था और ज़मीन से 1500 फीट ऊपर उड़ रहा था और उसको चलाने वाले पायलट ज़मीन पर बैठे थे बापू शिवकर तलपदे, जो रिमोट के माध्यम से उसका कंट्रोल कर रहे थे। तो ये हमारा भारतीय इतिहास है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे बच्चों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम यदि बच्चों को पूछें कि बापू शिवकर तलपदे कौन थे, तो हमारे बच्चे इस बात को नहीं जानते। ये हम सब के लिए दुख की बात है। हम लोगों को इन चीज़ों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और भारतीय विज्ञान को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे आने वाली हमारी नस्लें भारतीय होने पर गर्व करें। अंग्रेज लोग बड़े कुटिल हैं, विदेशी लोग थे। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत षड्यंत्र किए। जब बापू शिवकर तलपदे ने राइट बंधुओं से 8 साल पहले मानव रहित विमान का सफल परीक्षण कर दिया, तो अंग्रेज लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय वैज्ञानिक यूरोपीय वैज्ञानिक से पहले विमान बनाए। वो चाहते थे कि विमान बनाने का श्रेय यूरोप के वैज्ञानिकों को ही मिलना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिक को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने एक कुटिल षड्यंत्र के तहत इस सारे प्रकरण को दबा दिया। और इतना ही नहीं, बापू शिवकर तलपदे के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, और षड्यंत्र ये हुआ कि उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे,
जो भी उनकी खोजें थी विमान की और जो डिजाइनें थी, लंदन की एक कंपनी थी रिले ब्रदर्स नाम की, वो रिले ब्रदर्स कंपनी के लोग भारत में आते हैं, बापू शिवकर तलपदे से मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप हमको अपने विमान की डिज़ाइन दिखाइए और हम आपको प्रमोट करेंगे, आपको हम सहयोग देंगे जिससे आप और अच्छी खोज कर सकें। हम आपकी डिज़ाइन को, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं। बापू शिवकर तलपदे संस्कृत के विद्वान थे, सहृदय थे, सरल थे, क्योंकि संस्कृत के विद्वान हमारे मनीषी लोग बहुत सरल और सहज होते हैं। वो अंग्रेज लोगों की कुटिलता को नहीं समझ पाए और इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और उस विमान की डिज़ाइन रिले कंपनी को सौंप दिया। वो रिले कंपनी वही डिज़ाइन को अमेरिका पहुंचा देती है और उसी डिज़ाइन के आधार पर अमेरिका के रहने वाले राइट बंधुओं ने 1903 में विमान उड़ाया था। ये बिल्कुल सत्य इतिहास है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग बापू शिवकर तलपदे का नाम भी जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि बापू शिवकर तलपदे कौन थे। उन्होंने जो विमान बनाया, ये विमान की विद्या कहाँ से सीखी, इस विमान के पीछे इसका स्रोत क्या है, ये लोगों को नहीं पता। मैं आज ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बापू शिवकर तलपदे पर बहुत स्टडी की है और उस स्टडी के माध्यम से मैं आज सारे साक्ष्य आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि भारतीय वैज्ञानिक बापू शिवकर तलपदे, जिन्होंने विमान, सबसे पहला विमान बनाया, उन्होंने विमान की सामग्री कहाँ से प्राप्त की। बापू शिवकर तलपदे बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। और जो मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि बापू शिवकर तलपदे खुद कहते हैं कि ये मैंने सारा का सारा जो कुछ भी सीखा है ये वेदों से सीखा है। और विशेष बात ये है कि वो जो उनके गुरु थे, जहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, ये सारी की सारी प्रेरणा देने वाले हमारे देश में एक ऋषि पैदा हुए, महान समाज सुधारक, जिनको दुनिया महर्षि दयानंद के नाम से जानती है। महर्षि दयानंद एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह सिद्ध किया कि वेदों के अंदर विज्ञान है। ऋषि दयानंद से पहले लोग वेदों को केवल कर्मकांड के ग्रंथ समझा करते थे, लोग केवल पूजा पाठ के ग्रंथ समझा करते थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। वेद के अंदर एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सूत्र मूल रूप में विद्यमान है। ये ऋषि दयानंद ने घोषणा की थी और ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी थी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर 9 विमानादि प्रकरण नाम का एक चैप्टर है और उसमें महर्षि दयानंद विमान विद्या का वर्णन करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात पर आक्षेप करते हैं, वो कहते हैं कि विदेशी वैज्ञानिक लोगों की उन्नति को देख करके, विज्ञान की खोजों को देख करके स्वामी दयानंद ने वेदों से भी उन्हीं बातों को कह दिया। ऐसा नहीं है। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी थी 1876 में और पाश्चात्य जगत में जो विमान ने सबसे पहली उड़ान भरी थी वो 1903 में भरी थी। तो कितना फासला है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद पूरी तरह से एक ऋषि थे और उन्होंने वेदों के माध्यम से सिद्ध किया ये सारी की सारी विद्याएं वेदों के अंदर हैं। और ये बात केवल ऋषि दयानंद के साथ ही नहीं है, हमारे देश में विमान विद्या के बहुत बड़े आचार्य हुए। महर्षि भारद्वाज, दुनिया उनको जानती है। महर्षि भारद्वाज ने भी यंत्र सर्वस्व नाम का ग्रंथ लिखा और उस यंत्र सर्वस्व ग्रंथ के अंदर सैकड़ों प्रकार के वायुयानों का वर्णन उसके अंदर है और वहाँ ऐसे ऐसे वायुयानों का वर्णन है जो कि थल पर भी दौड़ते थे, वायु में भी उड़ा करते थे और जल में भी तैरा करते थे। हालांकि वर्तमान समय में आज विज्ञान बहुत चरमोत्कर्ष पर है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ऐसा कोई विमान नहीं आज तक बना पाया जो तीनों ही पथों में चलने में सक्षम हो। ऐसा विमान तो बन चुका है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने बना दिया है, जो जल में भी चल लेता है और आकाश में भी उड़ लेता है, लेकिन वो थल में नहीं चल सकता। लेकिन महर्षि भारद्वाज अपने ग्रंथ के अंदर ऐसे विमान का वर्णन करते हैं, उसका नाम है त्रिपथगा, तीनों पथों पर चलने वाला। और महर्षि भारद्वाज उसकी भूमिका में लिखते हैं, ये सारी की सारी विद्या मैंने वेदों से ली है। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बापू शिवकर तलपदे वेदों के विद्वान थे और ऋषि दयानंद के परम भक्त थे, ऋषि दयानंद के अनुयायी थे और उन्होंने ये सारी की सारी प्रेरणा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से प्राप्त की। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के बाद वो वेदों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए और वेदों की बहुत गहन स्टडी उन्होंने की और वेदों से ये सारा का सारा विज्ञान निकाल करके उन्होंने 1895 में दुनिया को एक चमत्कार करके दिखा दिया। ये भारत के वैज्ञानिक लोग थे। वास्तव में ये हकीकत है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं। आधुनिक समय में जिनको आप वैज्ञानिक बोलते हैं, प्राचीन काल में इनको ऋषि कहा जाता था। आज बोलते हैं आप रिसर्च करने वाले। रिसर्च करने वाले तो ऋषि लोग थे, ये ऋषि लोगों से तो रिसर्च शब्द बना है। हमारे देश की धरती ऋषियों की धरती है और उस धरती पर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए। केवल एक
महर्षि भारद्वाज या महर्षि दयानंद या ये मैं कहूँ बापू शिवकर तलपदे ही नहीं, ये भारत की भूमि ने समय समय पर ऐसे वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन इतिहास से ये बात छुपा दी गई है कि धरती पर सबसे पहले एटम की खोज करने वाले जो थे वो भी भारत के वैज्ञानिक महर्षि कणाद थे। धरती पर सबसे पहले शून्य का आविष्कार करने वाले जो थे वो आर्यभट्ट भारत के ही रहने वाले थे। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ, बापू शिवकर तलपदे ये भारत के लिए एक गौरवशाली नाम है, जिस पर हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा महान साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसने धरती पर सबसे पहला विमान बनाया था। मैं आधुनिक समय की बात कर रहा हूँ। हालांकि जब हम अपने देश के प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो विमान विद्या हमारे देश में बहुत लंबे समय से रही है, बहुत पुराने समय से रही है, और समय समय पर अनेक प्रकार के विमान हमारे देश में थे, लोगों के पास रहते थे। हमारा इतिहास इस बात को बताता है, और विमान के विषय में अनेक सारे ग्रंथ हमारे देश में प्राप्त हो जाते हैं। महाराजा भोज ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसमें विमान विद्या का वर्णन है, और महाराजा भोज के समय में भी विज्ञान इतना चरमोत्कर्ष पर था कि उस समय भी लोगों के पास में घोड़े की आकृति के यंत्र हुआ करते थे, और वो यंत्र थल पर भी दौड़ा करते थे और वायु में भी उड़ा करते थे। और वहाँ लिखा है कि उसकी जो गति थी वो 1 घंटे में 27.5 कोस गति को पार कर लिया करते थे। तो ये विज्ञान की परंपरा, हमारे देश में विज्ञान की बड़ी उज्जवल परंपरा रही है, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है, और सारे के सारे सिद्धांत हमारी भारत भूमि के ऋषियों ने दिए। भारत तो एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को दिया ही दिया है, दुनिया से लिया कुछ नहीं है। सब कुछ इस भारत देश को ही दुनिया विश्वगुरु कहती है, बाकी और किसी देश को विश्वगुरु नहीं कहा गया, क्योंकि ये गुरुओं की भूमि है। या एक से एक बढ़कर के गुरु हुआ है जिन्होंने दुनिया को ज्ञान विज्ञान और आचार्य की शिक्षा दी है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी कहा था, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। ये भारत भूमि ऐसी है जहाँ से दुनिया में ज्ञान विज्ञान की शाखाएं फैली हैं। तो हम लोगों को ये सारा का सारा इतिहास अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना पड़ेगा, जिससे उनके अंदर से हीन भावना निकलनी चाहिए। आज उन लोगों को ये बताया गया है कि भारत के लोग अशिक्षित थे, भारत के लोग मूर्ख थे, वो कुछ नहीं जानते थे, सारे के सारे सिद्धांत देने वाले विदेशी लोग थे। ये एक झूठ हमारे बच्चों को बताई गई, जिससे उनके मन के अंदर एक हीन भावना पैदा हुई है भारतीयता को लेकर के। लेकिन हम लोगों को अपने गौरवशाली अतीत से आने वाली नस्लों को जोड़ना पड़ेगा, जिससे वो लोग इस बात को समझ पाएं कि हमारा देश दुनिया का सबसे सिरमौर देश रहा है। भारत देश ऋषियों की भूमि है। विज्ञान का हर एक सिद्धांत, ये बात मैं बहुत शोध के बाद आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, विज्ञान का हर एक सिद्धांत वेदों के अंदर है। मैं फिर किसी एपिसोड में आपसे बात करूँगा धर्मयुद्ध के माध्यम से कि विज्ञान की कितनी परंपराएं हमारे देश में चलती रही हैं, लेकिन नालायक लोगों ने, बदमाश लोगों ने उन हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास को जानबूझ करके हटा दिया, दबा दिया, और एक मनगढ़ंत, एक साजिश के तहत एक ऐसा इतिहास हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताया गया, जिससे उनको भारतीयता से घृणा हो, भारतीय ऋषि मुनियों से घृणा हो, और वो केवल इतना समझें कि भारत देश तो केवल पूजा पाठ और कर्मकांड करने वाले लोगों का ही देश है, वेद तो केवल पूजा पाठ की पुस्तक हैं। ये एक उनकी कॉन्स्पिरेसी है, ये उनका एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है, और भारतीय जितने भी ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हुए और जो हमारे क्रांतिकारी महापुरुष हुए, उनका सही स्वरूप, उनका सही इतिहास समाज के सामने प्रस्तुत करना है। आने वाली पीढ़ियाँ ये कह सकें, बी प्राउड टू बी एन इंडियन, हमको भारतीय होने पर गर्व है। और वास्तव में यदि हम भारत के सही इतिहास को जब देखते हैं, अपने लोगों के द्वारा लिखे गए इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा सीना गर्व से फूलने लगता है। अहो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। भारत इतना महान देश, जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। किसी भी तरीके से आप आ जाइए, चाहे संस्कृति की दृष्टि से आ जाओ, चाहे विज्ञान की दृष्टि से आ जाओ, किसी भी दृष्टि से आ जाओ, भारत देश तो दुनिया का सबसे महानतम देश रहा है, सबसे समृद्ध देश रहा है। अरे इसको विदेशी लोग तो सोने की चिड़िया कहा करते थे। हमारे पूर्वज लोग, हमारे महापुरुष लोग, वो कोई गरीब नहीं थे, वो कोई भिखमंगे नहीं थे, वो कंगाल नहीं थे, दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति थे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, हमारा देश विश्वगुरु कहलाने वाला देश, और विश्वगुरु कहलाने वाले देश के आज बच्चे ये कहें कि हमारे देश में कुछ नहीं था, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो आइए हम धर्मयुद्ध के माध्यम से और आप लोगों के बीच में ऐसी सही बातों को प्रमाण के सहित प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को भारतीय होने पर गर्व हो।